Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. तो एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ग्लेजर्स ने अब फॉर सेल डाल दिया है और कंसिडर कर रहे हैं वो पूरा क्लब भी बेचना। पहले क्या है, शुरुआत ऐसे हुई कि एक माइनॉरिटी स्टेक जो है उसको बेचने की बात हुई, लेकिन फिर ये अपडेट आया कि नहीं, माइनॉरिटी स्टेक नहीं, पूरा क्लब ही जो है उसको बेचने के लिए कंसिडर कर रहे हैं ग्लेजर्स। और बहुत टाइम से, मतलब बहुत सालों से ग्लेजर्स आउट का एक जो कैंपेन है चल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जो हैं बिल्कुल भी खुश नहीं अपनी ओनरशिप से, एंड राइटली सो, होना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके का काम उनके ओनर्स ने किया है बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमेशा से मतलब ये एक मिसकंसेप्शन रहा है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड तो पैसा खर्च करती है, तो क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस नहीं है खुश अपने ओनर से। तो जिनको पता नहीं है, ग्लेजर्स ने ईयर ऑन ईयर क्या किया है, जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जनरेट करी है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की सक्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने देखी 90s और 2000 में, मतलब शुरू से ही काफ़ी एक सक्सेसफुल क्लब रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन उसके बाद स्पेशली प्रीमियर लीग एरा में जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर 90s में और 2000s में जो सक्सेस देखी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, उससे एक ग्लोबल फैन बेस जो है बहुत बड़ा हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मैनचेस्टर यूनाइटेड पहला क्लब था जिसने अपने प्री सीज़न टूर्स जो हैं वो यूके से बाहर, या अपनी जो हुबी होम कंट्री होती है उससे बाहर करने स्टार्ट करे, और जिससे एक ग्लोबल फैन बेस है उसको रीच आउट करने में उनको काफ़ी एक सक्सेस मिली। दूसरी चीज़, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उन पहले क्लब्स में से था जिसने अपनी जो क्लब की वेबसाइट है उसको फॉरेन लैंग्वेजेस में या रीजनल लैंग्वेजेस में लॉन्च की इन देयर रिस्पेक्टिव जोग्राफी है। जैसे कोरिया और चाइना में कोरियन और मैंडरिन में जो है उनकी वेबसाइट्स लॉन्च हुई थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फैन बेस कैप्चर करने में कामयाब रही मैनचेस्टर यूनाइटेड। आज की तारीख में एस्टिमेटेड 1.3 बिलियन फैंस हैं इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब हर 7 में से एक बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन है, तो कितनी बड़ी बात है ये। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने खुद ने इस मूव की बहुत तारीफ़ करी थी, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीनियस ये मार्केटिंग प्लॉय अपनाया था 2000s में कि प्री सीज़न टूर जो है वो बाहर करेंगे, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड को भी बहुत फ़ायदा हुआ था लॉन्ग टर्म में, और उसके बाद ये सारे क्लब्स ने अडॉप्ट किया धीरे धीरे। तो वहाँ से क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम ऐसी जनरेट हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जिसमें आप मर्चेंडाइजिंग को भी इंक्लूड कर लें, और ऑब्वियसली जिस तरीके का फ़ैन बेस बनाया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, उसकी वजह से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था यूनाइटेड कि वही रेवेन्यू स्ट्रीम ग्लेजर्स फिर ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ और बाकी की जो चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल करने लग रहे थे। और वो जो चीज़ है वो फैंस को पसंद नहीं आ रही थी कि भाई आप अपना पैसा तो डालो, आप क्लब का ही पैसा क्लब में से निकाल के आपने पहले उसमें से अपने प्रॉफिट्स साइड में रख लिए, अपने डिविडेंड्स निकाल लिए, फिर आप ट्रांसफ़र के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, तो अगर आपके पास क्लब की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसमें पैसा है तो आप खर्च रहे हो, आपका खुद का पैसा तो कहाँ लग रहा है। तो इससे आप 2 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला, या तो ग्लेजर्स कैश रिच नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है क्लब में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, अगर पैसा है तो उनके पास इंटेंशंस और एम्बिशन नहीं है इस क्लब को ड्राइव करने के लिए। तो यही बात है। अगर हम ओल्ड ट्रैफर्ड की बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड की भी जो स्टेडियम की हालत है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्टेडियम काम मांगता है, रेनोवेशन मांगता है, और 75,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, वो भी आपके एक रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, तो उस पर भी काम करना बाकी है, जिसमें अकेले ही एक 1.5-2 बिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट लगता है। फिर आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इम्प्रूव करना है, सालों साल से सेम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पे प्लेयर्स जो है खेलते हैं, तो बहुत सारा जो है पैसा मांगता है ये क्लब। अब बात यह है कि ऐसी न्यूज़ आ रही है ग्लेजर्स कंसिडर कर रहे हैं क्लब को बेचने के लिए। अब कौन है जिन्होंने क्लब को खरीदने के लिए अप्रोच किया है, तो यहाँ पर नाम आता है जिम रैटक्लिफ का। जिम रैटक्लिफ की मैंने पहले भी बात करी थी। जब चेल्सी की ओनरशिप का यहाँ पर सवाल उठा था तो 3-4 जो बायर्स लाइनअप हुए थे उनमें से एक जिम रैटक्लिफ भी थे, जिन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक बिड मारी थी 4.2 बिलियन पाउंड्स की चेल्सी को खरीदने के लिए, बट इवेंचुअली रोमन अब्रामोविच डिसाइडेड टू सेल इट टू टॉड बोली, और थोड़ा सा वहाँ पर लेट हो गए थे जिम रैटक्लिफ। तो जिम रैटक्लिफ हैं कौन? तो जिम रैटक्लिफ इनियस केमिकल्स नाम की एक कंपनी है जिसके CEO हैं, और इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ बताई जा रही है 23 बिलियन पाउंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो रोमन अब्रामोविच की जो नेटवर्थ थी वो कुछ 14 बिलियन पाउंड के आसपास थी, तो
काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि एक वेल ऑफ ओनर है जिम रैटक्लिफ। और अगर मैं दूसरी एक आपको बात बताऊं यहाँ पर, तो जिम रैटक्लिफ की जब चेल्सी खरीदने की बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसा क्लब बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, बहुत ज़्यादा एलीट हो। यहाँ पर मैं एक फुटबॉल क्लब को प्रॉफिट मेकिंग मॉडल नहीं देखता हूँ। प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे पास हमारे अलग बिजनेसेस हैं, अलग वेंचर्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जहाँ से हम अपना प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे से कमा सकते हैं। फुटबॉल क्लब एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हमको बहुत पैशन से चलाना है। तो एक सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। अगर आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ग्लेजर्स आउट, ग्लेजर्स आउट, ग्लेजर्स को बाहर निकाल देना चाहिए क्लब से। लेकिन अगर ग्लेजर्स चले भी जाते हैं तो आपके पास एक पोटेंशियल बायर हमेशा लाइंड अप होना चाहिए। और अगर मैं जिम रैटक्लिफ के एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पर जिम रैटक्लिफ ने कई सारे स्पोर्टिंग वेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑलरेडी इनियस केमिकल्स के पास एक क्लब है, लीग में ही है, नीस जो है वो अभी इनियस केमिकल्स उसको ओन करता है। और स्विस सुपर लीग में एफसी लुजर्न स्पोर्ट है, वो भी जो है वो भी इनियस केमिकल्स के ही द्वारा ओन्ड किया गया एक क्लब है। तो ऐसा नहीं है कि जिम रैटक्लिफ बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस लेके आते हैं या इनियस केमिकल्स बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस लेके आता है। अगर हम फुटबॉल क्लब्स की ओनरशिप की बात करें, और भी कई वेंचर्स है अलग अलग स्पोर्ट्स में जहां पर उन्होंने अपना हाथ डाला है और सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको माइंड में रखनी है कि एक पोटेंशियल बायर का होना बहुत ज़रूरी है। क्या जिम रैटक्लिफ एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं? क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो ग्लेजर्स लोएस्ट पॉइंट पे लेके आ गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, इससे ख़राब बात ज़्यादा हो नहीं सकती। तो देखते हैं क्या होता है इस केस में और कितनी जो बात है वो बनती है आगे, और क्या ग्लेजर्स आसानी से छोड़ देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओनरशिप। प्रेशर तो उन पर बहुत ज़्यादा है और यही समय है कि फैंस जो हैं वो पुश मारे और अपना जो डिसेंट है उसको और ज़्यादा लाउड तरीके से पेश करें कि ग्लेजर जो है वो अब ओनरशिप छोड़े और ऐसे व्यक्ति को दें ये ओनरशिप जो कि इस क्लब को वहाँ पर लेके जा सकता है वेयर इट एक्चुअली बिलोंग्स, अमंग द टॉप क्लब्स ऑफ यूरोप। और देखते हैं क्या होता है इस केस में, और थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी आने वाले दिनों में। मैनचेस्टर यूनाइटेड की ही बात करें तो कैसेमीरो के लिए जो 80 मिलियन पाउंड का प्राइस टैग रखा है रियल मैड्रिड ने, वो पे करने के लिए तैयार है। और कैसेमीरो को पर्सनली एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि दोनों को टेम्प्ट कर सकता है, क्लब को बेचने के लिए और प्लेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर इस सीज़न में किसी भी तरीके का कंपटीशन पोस्ट करना है तो कैसेमीरो जैसे प्लेयर को लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक कैसेमीरो अमंग दी एलीट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं वर्ल्ड के इस समय। अगर आप टॉप लिस्ट बनाएंगे सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स की जो वर्ल्ड में है तो उसमें कैसेमीरो का नाम ज़रूर हो, तो कैसेमीरो डेफिनेटली उस ब्रैकेट में आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से तो सॉल्व करेंगे कैसेमीरो यूनाइटेड की। और अभी मतलब काफ़ी एक पॉइंट आ रहा है कि यार 80 मिलियन को ज़्यादा ओवर पे तो नहीं कर रही यूनाइटेड। देखिए ऑप्शन नहीं है इस समय, आई वोंट कॉल इट अ पैनिक बाय, लेकिन आपको ये है कि अब जो करना है अपने सीज़न को ठीक करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। क्या रियल मैड्रिड इसको एक्सेप्ट करती है? क्योंकि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ने जिस तरीके की साइनिंग्स करी है अपने मिडफील्ड में, दे ऑलरेडी हैव वेलवर्डी, कामाविंगा एंड चुआमेनी, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांजिशन का समय तो चालू हो चुका है। लेकिन क्या कैसेमीरो खुद पर्सनली आना चाहेंगे इस समय रियल मैड्रिड को छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये देखा जाना बाकी। लेकिन जो ऑफर दिया है पर्सनल टर्म्स पे वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, तो आई थिंक इसमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बाकी देखते हैं 1-2 दिन में डेवलपमेंट आएगा। और तीसरी जो बड़ी खबर है आज की वो ये है कि चेल्सी ने फाइनली एक ऑफिशियल बिड मार दी है ओबामेयांग के लिए, विच इज़ अराउंड 27 मिलियन यूरोस। अब यहाँ पर 30 मिलियन यूरो जो है वो डिमांड कर रही थी बार्सिलोना ओबामेयांग के लिए, तो चेल्सी ने यहाँ पर 27 मिलियन की मारी है, विच इज़ नॉट फार ऑफ द वैल्यूएशन जो रखा गया है यहाँ पर बार्सिलोना की तरफ से ओबामेयांग के लिए। अब बात ये हो जाती है कि अगर चेल्सी पर्सनल टर्म्स पे ब्रेक थ्रू कर लेती है ओबामेयांग के साथ, आज मीटिंग होनी है चेल्सी रिप्रेजेंटेटिव्स की ओबामेयांग के साथ पर्सनल टर्म्स पे, और वो समझेंगे कि प्लेयर की एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी वगैरह को लेके। थॉमस टूकल बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं टॉड बोली को ओबामेयांग के लिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद बार्सिलोना जो है वो जाने दे ओबामेयांग को, ऑल्दो चावी पुश कर रहे हैं बार्सिलोना को कि यहाँ पे वो रोकना चाहते हैं ओबामेयांग को और वो जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि मेम्फिस की बात जो है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यूवेंटस से काफ़ी एडवांस स्टेजेस में चल रही है और डेस्ट को तो ऑलमोस्ट फोर्स आउट कर ही दिया है क्लब से। तो वेज बिल में वो गैप, नेसेसरी गैप जो चाहिए बार्सिलोना को, वो बन जाएगा। तो फ्रैंकी डियोंग का डिपार्चर विल नो लॉन्गर बी अ फैक्टर अगर उनको बर्नार्डो सिल्वा के लिए जाना है। बर्नार्डो सिल्वा ऑन दी अदर हैंड अब लग रहा है कि शायद वो स्टे करेंगे मैनचेस्टर सिटी ने बोल दिया है कि ही इज़ नॉट फॉर सेल।
अगर एक बहुत ही भयंकर ऑफर मार दे बार्सिलोना आखिरी कुछ दिनों में, तो शायद हो सकता है कि बर्नार्डो सिल्वा का मन बदल जाए, सिटी का मन बदल जाए, बट एज ऑफ नाउ सिटी होल्ड ऑल द कार्ड्स। और थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जैसा मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, आई थिंक फ्रैंकी विल स्टे, और फ्रैंकी यहाँ रुकते दिख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि अब जो है वेज बिल में जो उनको गैप क्रिएट करना है वो ओबामेयांग, डेस्ट, ब्रैथवेट, उमतीती और मेम्फिस के डिपार्चर से भी हो सकता है। फ्रैंकी का जाना अब नो लॉन्गर इज अ फैक्टर। अच्छा, अब इस ओबामेयांग की साइनिंग पे मेरा क्या ख्याल है? अब देखिए, मैंने कहा था कि 2 स्ट्राइकर चेल्सी जिनसे लिंक हुई थी, रोनाल्डो और ओबामेयांग, तो मैं तो ऑब्वियसली रोनाल्डो का नाम ही चाह रहा था कि रोनाल्डो आ जाए चेल्सी, तो वो एक जो चीज़ होती देखने में काफ़ी मतलब मज़ा आता है कि रोनाल्डो इन चेल्सी कलर्स। लेकिन यहाँ पर हम जैसे शुरू से बोलते आए हैं कि अब समय है कि मैनेजर को बैक किया जाए, तो अगर टूकल को ओबामेयांग चाहिए तो हम फिर उस डिसीजन को डाउट नहीं कर सकते। डेफिनेटली ओबामेयांग वॉज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। आज से 2-3 साल पहले जब आर्सेनल के लिए उन्होंने गोल्डन बूट भी जीता था, तो उनकी एबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं है। क्या वो उस तरीके के नंबर्स अब प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टेज पे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या वो एक इफेक्टिव काम कर सकते हैं? आई थिंक येस। जो हम लैक करते हैं वो ओबामेयांग डेफिनेटली हमको प्रोवाइड करते हैं, और क्लिनिकल फिनिशर हैं ओबामेयांग। थोड़ी सी ज़रूर उनकी गेम डाउन हुई है पिछले 1-2 साल में, बट वो आप ये भी कह सकते हैं कि जो उनका करियर थोड़ा सा अनसेटल हुआ, बिकॉज जब आर्टेटा का होल्ड बना टीम पे आर्सेनल में, तो उन्होंने नहीं समझा कि ओबामेयांग एक पार्ट हो सकते हैं उस टीम। और ऑब्वियसली वहाँ पे ओबामेयांग की भी ऑफ फील्ड एंटिक्स थी जो पसंद नहीं आई आर्टेटा को, और जो उनका एटीट्यूड था। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे यहाँ पर, सिर्फ आर्टेटा को ही हम नहीं ब्लेम करेंगे। मैनेजमेंट और प्लेयर की भी उतनी ही गलती थी जितनी मैनेजर की भी थी। गलती किसी की भी नहीं थी। आई थिंक वही था कि केमिस्ट्री नहीं बैठी दोनों मैनेजर और प्लेयर की, वो वाली बात है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है टूकल और ओबामेयांग का। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है, इस ट्रांसफर सागा में क्या होता है। आप मुझे बताएं आपके क्या थॉट्स है। डू यू थिंक कि ओबामेयांग टू चेल्सी विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कासेमीरो टू मैन यूनाइटेड? और एंड ऑफ कोर्स जिम रैटक्लिफ बीइंग द नेक्स्ट पोटेंशियल ओनर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। इन सब चीज़ों पे प्लीज़ अपने थॉट्स मुझे ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।